बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं जिसके अंदर हम तीन चीज़ों को स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कुलर मोशन के बाद हम देखेंगे मूवमेंट्स को, और मूवमेंट्स के बाद हम स्टडी करेंगे स्टेबिलिटी को। अब सबसे पहले जब हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। तो अब जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इट मीन्स देयर इज द फोर्स जो कि उसको सर्कुलर पाथ पे मूव करवाती है। अब जब हम कहते हैं कि फोर्स है तो इट मींस उसका कोई ना कोई एक्सेलरेशन भी होगा जो कि उसको सर्कुलर पाथ में एक्सेलरेट करवा रहा है। तो उसकी क्या रीजन हो सकती है? जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसकी जो रिजल्टेंट फोर्स होती है दैट इज ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स सेंटर। फोर्स सेंटर की तरफ होती है। सिमिलरली फोर्स की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? दैट विल बी टुवर्ड द सेंटर। सेंटर की तरफ ये दोनों चीजें एक्ट करती हैं। वो ऑब्जेक्ट जो है अगर सर्कुलर पाथ में मूव करता है इट इज ओनली पॉसिबल क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं इस बॉल की, ये बॉल जो है ये एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है और ये सर्किट अपना अपना सर्कल जो है ये कंप्लीट करती रहती है और ये अपनी इस मोशन को कंटिन्यू करती है। अब इस मोशन के कंटिन्यू करने के पीछे वजह क्या है कि ये कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, सर आप तो कहते हैं कि स्पीड कांस्टेंट है, और स्पीड कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन कहाँ से आया? अब देखिए जब भी हमारे पास स्पीड कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पे स्पीड के साथ साथ कहते हैं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रही है। ये जो हमारे पास बॉल है अगर ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है सो इट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी के कांस्टेंट होने की वजह से एक्सेलरेशन जीरो हो सकता था, लेकिन क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है इसकी डायरेक्शन हर एक पॉइंट के ऊपर चेंज हो जाती है। और वो डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें ये डायरेक्शन जो है वो इस तरफ को होगी। जैसे ही बॉल इस जगह पर पहुंच जाती है ये डायरेक्शन इस तरफ को हो जाती है। इस केस में होता क्या है कि ये जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि सर्कुलर फोर्स है जो कि सेंटर की तरफ एक्ट करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये जो वेलोसिटी ऑफ द बॉल है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, इनके दरमियान हर एक इंस्टेंट के ऊपर जो एंगल बनता है इट इज ऑलवेज 90 डिग्री। अगर हम बॉल को यहाँ पे ड्रॉ करने के देखेंगे तो यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन होगी दैट इज टेंजेंट टू द सर्कल, और इस केस में अगेन सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी मेकिंग अ 90 डिग्री। वेलोसिटी इस तरफ है, फोर्स जो है वो इस तरफ एक्ट कर रही होती है सेंटर की तरफ। तो इस केस में हो क्या रहा है कि बॉल अपनी हर एक इंस्टेंट के ऊपर डायरेक्शन को चेंज करती है। अब डायरेक्शन को चेंज करेगी तो क्या होगा? वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड, यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, तो चेंज क्या हो रही है? डायरेक्शन, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। दैट एक्सेलरेशन विल बी ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर। सो इस चीज को हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास वेलोसिटी और रिजल्टेंट फोर्स हमेशा एक दूसरे के 90 डिग्री के ऊपर एक्ट करते हैं। अब इसकी जो इक्वेशन होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की, अब आप पढ़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है तो हम इसको लिखेंगे Fc इक्वल टू mac। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है दैट डिपेंड्स अपॉन ac इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r। अब ये r क्या चीज है? r वो सेंटर से, इस बॉल के सेंटर से इस सेंटर तक का जो हमारे पास इस मोशन का सेंटर है यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड आर। आर जितना ज्यादा लेस देन होगा, इसकी वैल्यू जितनी स्मॉलर होगी उतना ही ज्यादा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। ज्यादा एक्सेलरेशन होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी बढ़ती जाएगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। एक बात तो आपने यहाँ से ये सीखी। सेकंड बात आप यहाँ पे क्या समझेंगे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड। जो वेलोसिटी है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वेलोसिटी को बढ़ाते जाएंगे एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा, एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी इंक्रीज करेगी। अब यहाँ पर जो बातें हमने फर्स्ट पेज पे स्टडी की थी कि रिजल्टेंट फोर्स, ये गलती से EF लिखा गया है, रिजल्टेंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एट अ राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये हमने देखा कि वेलोसिटी और रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? इट इज ऑलवेज 90 डिग्री। फिर हमने ये कहा इट इज ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स जो होती है ये सेंटर की तरफ एक्ट करती है। Resultant force changes the direction of the object motion at any point in the circular path while the object speed remains constant. This continuous change in direction is what keeps the object in the circular path. Resultant force
causes an acceleration that is directed toward the center of the circle. Acceleration is called the centripetal acceleration. If this resultant force is absent, the object will escape from the circular path along a tangent line at the point where it leaves the circle. अब ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये वो पॉइंट है जहां पे हम कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाती है, ये जीरो हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है, उस केस में ये जो बॉल है ये अपनी वेलोसिटी को कंटिन्यू करेगी और ये इस तरफ को मूव करना शुरू कर देगी। या फिर अगर इस पॉइंट पे ऐसा हो जाए कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाए तो ये बॉल जो है वो टूवर्ड लेफ्ट हैंड साइड मूव करना शुरू कर देगी और ये अपनी टेंजेंट की डायरेक्शन में बॉल जो है ये जाकर फॉल कर जाएगी। अब यहाँ पे हम इस चीज को स्टडी कर रहे हैं कि हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, रेडियस के साथ इनवर्सली रिलेशन है, वेलोसिटी के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स अपॉन 3 पैरामीटर्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा m v स्क्वायर ओवर r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द v स्क्वायर। तो जितनी ज्यादा स्पीड होगी उस ऑब्जेक्ट की जो कि सर्कुलर पाथ में मूव करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। जितना ज्यादा मास होगा उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स उतना ही ज्यादा होता जाएगा। तो ये वो चीज थी जिसको हमने पहले एक्सप्लेन किया कि रिजल्टेंट फोर्स के जीरो होने की वजह से वो अपने टेंजेंट के ऊपर मूव करना शुरू कर देता है। तो हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कहाँ पे देखते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स हमें नजर आती है जब भी कोई कार जो है वो टर्न कर रही होती है तो उसकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है दैट इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, और इसी के साथ उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड सेंटर होती है। ये जो उसकी डायरेक्शन हमें नजर आ रही है जो टेंजेंट के ऊपर होगी और ये फोर्स के साथ 90 डिग्री बनाएगी, इस डायरेक्शन को हम वेलोसिटी की डायरेक्शन का नाम देते हैं। इसी तरह जो हमारे पास सैटेलाइट्स हैं जो कि प्लैनेट के गिर्द रोटेट करते हैं, ऑर्बिट करते हैं, उनको अगर हम देखें तो वो भी इसी फिनोमेना के ऊपर काम करते हैं कि उनकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है दैट इज ऑलवेज टुवर्ड द अर्थ और वो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं और उनकी जो वेलोसिटी होती है दैट इज ऑलवेज एट द 90 डिग्री टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। या फिर अगर आप किसी स्टोन को एक स्ट्रिंग के साथ बांधकर उसको हम ऑर्बिट में एक घुमाते हैं, उस घुमाने से क्या होगा, हम वहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं कि जो टेंशन की जो फोर्स है ये उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी। अब इसके हमारे पास दो केसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, वर्टिकल मोशन से मुराद ये है कि आप बॉल को इस तरह से घुमा रहे हैं कि वो वर्टिकल पाथ में मूव करती है, यानी उस केस में क्या होगा, ये जो मेरी रोप है ये बिल्कुल मेरे हाथ में इस पेन की तरह होगी, ये इस वर्टिकल पाथ में हम उसको मूव करवाते जाएंगे। अब इसमें हम एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे जैसे बॉल की स्पीड जब हम इस पाथ में मूव करवाते हैं तो ये वर्टिकल पाथ बनता है। जब हम ये देखते हैं कि बॉल की स्पीड इंक्रीज करती है, बॉल की स्पीड इंक्रीज करेगी तो उससे क्या होगा कि जो हमारी रोप है उसमें टेंशन प्रोड्यूस होगी और वो टेंशन भी बढ़ती जाएगी और एक ऐसा पॉइंट और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि टेंशन जो है वो रोप के अंदर उस मटेरियल जिस मटेरियल से रोप बनी हुई होती है उसको एक्सीड कर जाएगी, जिससे वो स्ट्रिंग टूट जाएगी और उसके बाद फिर फाइनली ये जो हमारे पास बॉल होगी ये अपनी उस टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर मूव कर जाएगी, चली जाएगी, टेंजेंट वाली डायरेक्शन के अंदर चली जाएगी। या फिर इसका दूसरा केस ये हमारे पास हो सकता है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल केसेस जो होते हैं, और हॉरिजॉन्टल केस कौन सा होगा कि हम बिल्कुल इस तरह से घुमाना शुरू कर दें कि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही बॉल आपकी मूव कर रही हो, और इस केस में क्या होगा कि हम इस तरह उसको मूव करवा रहे हैं और मूव करवाने के लिए अगेन वही चीज़ है कि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये डिपेंड करती है मास के ऊपर, v स्क्वायर के ऊपर और r के ऊपर डिपेंड करती है। अगर रेडियस कम होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, अगर उस बॉल का या स्टोन का मास ज़्यादा होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा लग रही होगी, अगर तो स्पीड ज़्यादा होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी ज़्यादा लग रही होगी। नेक्स्ट जो चीज़ हमने स्टडी करनी है हमारा पार्ट 2 है इस वीडियो का, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे मूवमेंट ऑफ फोर्स को। Moment of force is defined as the product of the force and perpendicular distance between the line of action and the pivot। तो ये फोर्स का फोर्स इनटू d। अब d को अगर हम बेहतर होता अगर हम इसको लिखें एफ डी साइन थीटा, क्योंकि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर प्रोडक्ट होता है। ऑल्दो वेक्टर प्रोडक्ट आपके लिए जानना जरूरी नहीं है, क्या होते हैं आपके स्टेप्स के रेलिवेंट फिलहाल नहीं है, क्योंकि जब हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे ही वेक्टर प्रोडक्ट निकल आती है। तो एफ डी साइन थीटा का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो डिस्टेंस है
डिस्टेंस और फोर्स के दरमियान हमेशा से 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अगर किसी पॉइंट के ऊपर ये 90 डिग्री का एंगल खत्म हो जाता है, एंगल नहीं रहता, तो वहां पे मोमेंट जो है वो जीरो हो जाएगा या 100% या जो हम चाहते हैं मैक्सिमम प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल हम कहाँ पे देखते हैं, जैसे कि हम स्पैनर को यूज करते हैं, तो आप इसमें देखें कि हम स्पैनर को यहाँ पे फिक्स करते हैं, ये उसका पिवट पॉइंट है जहाँ पे उसने रोटेट करना है स्पैनर ने। तो इसका जो डिस्टेंस है और जिसको इसकी फोर्स ये डाउनवर्ड होती है, इनके दरमियान जो एंगल होता है दैट इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल के ऊपर ये काम करते हैं। व्हील बैरो भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है कि पिवट से लेकर आपका जो सेंटर ऑफ मैस है व्हील बैरो का, आप उसको लिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस और फोर्स के दरमियान जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का एंगल निकल आता है। फिर फर्दर हम देखते हैं कि हमारे पास पिवट है। पिवट जब भी रोटेट कर रहा होगा तो उसके उससे हमेशा आपने वो जो कभी मैं सोचा होगा कि हम जो अपना लॉक लगाते हैं वो इतना दूर क्यों लगा रहे होते हैं, ताकि हम उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकें। मोमेंट ऑफ फोर्स का दूसरा नाम जो है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी से कहा जाता है, या इसको टॉर्क भी कहा जाता है। तो इसको टॉर्क भी का लिखा जाएगा या इसको टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी कहा जाएगा। तो इस पिवट से लेकर इसके हैंडल तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। इसके ऊपर फोर्स जो है वो हम अपवर्ड या डाउनवर्ड लगाते हैं, जिससे ये डोर जो है ये ओपन हो जाता है। अब नेक्स्ट लॉ ऑफ मूवमेंट क्या कहता है। लॉ ऑफ मूवमेंट को अगर हम स्टडी करें, लॉ ऑफ मूवमेंट से ये कहता है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब इसका क्या मतलब है, जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, हमें इसमें से अंडरस्टैंड करना है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन सा होगा और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन सा होगा। अब क्योंकि ये जो फोर्स है ये डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और ये टुवर्ड पिवट जब एक्ट करेगी तो इसकी डायरेक्शन कुछ यूं बनेगी। अब अगर आप ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, अगर आप इसको इमेजिन करने की कोशिश करें, ये लाइन हमें क्या इंडिकेट करती है कि एक सर्कुलर पाथ में मूवमेंट हो रही है, और जब ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो ये किस तरह की डायरेक्शन है, ये बिल्कुल क्लॉक की डायरेक्शन है। क्लॉक भी इसी डायरेक्शन में ही मूव करता है, तो इसीलिए हम इस टॉर्क को क्लॉकवाइज टॉर्क कहेंगे। फोर्स है 3 न्यूटन और इसका 90 डिग्री के ऊपर जो डिस्टेंस बनता है दैट इज 4 मीटर। 12 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है या मोमेंट ऑफ फोर्स है वो क्लॉकवाइज है। इसी तरह अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो ये इस तरफ को टुवर्ड पिवट ये फोर्स लग रही है और ये बिल्कुल क्लॉक की ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, तो इसलिए हम इसको एंटी क्लॉकवाइज का नाम देंगे। इसका डिस्टेंस जो है वो 3 है, तो ये हमारे पास 12 न्यूटन मीटर और 12 न्यूटन मीटर दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। जब इस तरह की सिचुएशन हो कि क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एक दूसरे के इक्वल हों, तो ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर होते हैं। इसकी एग्जांपल आप देखते हैं सीसा, जब बच्चे जो है इस पार्क में जाते हैं तो वहाँ पे आपको वो सीसा गेम नजर आती है। दोनों बच्चे एक साइड पे बैठ जाते हैं और वो उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। या फिर अगर हम सीजर्स को यूज करते हैं, सीजर भी इसी की एग्जांपल है मूवमेंट ऑफ फोर्स की, कि हम फोर्स जो है वो डाउनवर्ड लगाते हैं, और उसी केस में अगर हम सीजर को यहाँ पे ड्रॉ करें वो कुछ यूं हो जाएगा। तो हमारे जो हाथ हैं वो यहाँ पे फोर्स डाउनवर्ड लगा रहे होते हैं। अब इसका जो पेवर से डिस्टेंस है वो कुछ इस तरह से आता है। तो हम सीजर के अंदर भी मूवमेंट ऑफ फोर्स को अप्लाई कर रहे होते हैं, व्हील बैरो के अंदर अप्लाई करते हैं। तो इसकी बहुत सारी प्रैक्टिकल एग्जांपल है जहाँ पे हम स्टेबिलिटी को भी प्रोड्यूस करना चाहते हैं या फिर हम टर्निंग इफेक्ट को भी प्रोड्यूस करना चाहते होते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, क्या अगर हमारे पास ये जो स्पेनर है वो छोटा स्पेनर अच्छा होगा या बड़ा स्पेनर अच्छा होगा। देखिए, जब हम एक बड़े स्पेनर को यूज करेंगे उसका बेनिफिट क्या होगा, उसका बेनिफिट ये होगा कि हम जिस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, जिस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं वो उसका डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो हमें बहुत कम फोर्स लगाना पड़ेगी, हमारा बहुत कम जोर लगेगा, हम उस नट को लूज करने में आसानी से कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि वो स्पैनर काफी छोटा हो, क्योंकि उसका डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट काफी शॉर्ट हो जाएगा, तो हमें ज्यादा फोर्स जो है वो एग्जर्ट करना पड़ेगी ताकि हम मूवमेंट ऑफ फोर्स को जनरेट कर सकें। तो इसको चीज को हमने देख लिया। आगे हमारे पास हमारा ह्यूमन लिवर जो है वो भी बिल्कुल इसी चीज के ऊपर काम करता है कि हमारे पास सेंटर से हमारा जो वर्टिकल डिस्टेंस होना चाहिए जो कि 90 डिग्री के ऊपर होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमेशा से लॉ ऑफ मूवमेंट जो है वो अप्लाई होता है। नेक्स्ट हमारे पास अगर कोई ऐसी शेप हो
पहले हम देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, क्योंकि इस वीडियो का जो थर्ड टॉपिक था वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो ये वो सिंगल पॉइंट होता है वेयर द इंटायर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर टू एक्ट, जिस पॉइंट के ऊपर उस बॉडी का सारा वेट एक्ट कर रहा होता है उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। या सेंटर ऑफ मैस से मुराद भी यही है कि जहाँ पे सारे का सारा मैस उस ऑब्जेक्ट का एग्जर्ट कर रहा हो अपनी फोर्स, उसको हम सेंटर ऑफ मैस या सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नाम देते हैं। अब अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं किसी भी शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इससे पहले हम ये समझते हैं ये शेप का ही क्यों फाइंड करना है। हमारे पास जो शेप्स होती हैं वो रेगुलर शेप होती हैं, जैसे कि क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, इसके अलावा प्रिज्म है, पिरामिड्स हैं। तो उनका जो सेंटर होता है, जो 3D शेप्स हैं, स्फीयर है, उसका जो सेंटर होगा वही सेंटर जो है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी अनबैलेंस्ड शेप आ जाए, जैसे कि ये नॉर्मल शेप नहीं है, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस प्लम लाइन एक्सपेरिमेंट का यूज़ करेंगे। हम एक होल से एक थ्रेड को ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, फिर इसी तरह इसको रोटेट करके यहाँ से हम इसको हैंग करेंगे। इसका वेट इस तरफ को हो रहा होगा, फिर यहाँ से हैंग करेंगे। तो जहाँ पर हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इंडिकेट करेगा, क्योंकि हम 3 से 4 दफ़ा ये काम करेंगे कि हम इसको हैंग करेंगे, थ्रेड को हैंग करके हम उस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। लाइन को ड्रॉ करने के बाद हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा, दैट विल बी सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर जो इरेगुलर शेप्स होती हैं, जो शेप्स रेगुलर नहीं होती, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस तरह से निकल आएगा। अब हम यहाँ पे देखना चाहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी का रोल क्या है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो स्टेबिलिटी में हमें हेल्प करती है। जितनी भी चीज़ें स्टेबल होती हैं उनके पीछे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ही रोल है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना ज़्यादा लो होगा, जितना ज़्यादा नीचे होगा, वो ऑब्जेक्ट, वो कार, वो बस, वो ट्रेन, वो बाइक उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होती जाएगी, वो ऑब्जेक्ट उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। पहली बात, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होना चाहिए। तो हमारे पास इसकी एग्जांपल जो है वो यहाँ पे है कि अगर हम इस कार को देखते हैं, सो हम बात कर रहे थे स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ कि उसकी जो बेस है वो वाइड होनी चाहिए फॉर हाई स्टेबिलिटी, और जो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लो होना चाहिए ताकि हम स्टेबिलिटी को अचीव कर सकें। यहाँ पर हम 4 केसेस को स्टडी कर रहे हैं कि हमारे पास फर्स्ट केस के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा हाई है फ्रॉम द सरफेस। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई है और उसकी जो बेस है वो नैरो है, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है ये फॉल कर जाएगा और ये इस तरफ को मूव कर रहा है, ये अनस्टेबल है। सेकंड, हमारे पास इस बस की स्टेबिलिटी लो है। रीज़न क्या है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा हाई है, सरफेस से दूर है, और इसकी जो बेस है वो इतनी वाइड, इस केस में तो वाइड है लेकिन वाइड होनी चाहिए ताकि हाई स्टेबिलिटी जो है वो अचीव हो सके। फर्दर हम देखते हैं एमसीक्यूज को। The diagram shows an object of weight W and an object of weight Z balance on a uniform meter rule. So इसका जो vertical distance है ये that is A, और ये हमारे पास object जो है ये W है। So ये हमारे पास हो जाएगा जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा that will be W into A and Z into B, क्योंकि Z के लिए जो फोर्स लग रही है that will be downward, और ये बनेगी क्लॉकवाइज क्योंकि ये क्लॉक की डायरेक्शन में टुवर्ड द पिवट एक्ट कर रही है। द डायग्राम शोज 4 ऑब्जेक्ट ए, बी एंड सी एंड डी। द सेंटर ऑफ मास m ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज मार्क्ड ऑन द डायग्राम व्हिच ऑब्जेक्ट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं है। तो इस केस में हम देखते हैं व्हिच ऑब्जेक्ट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, जिसका सेंटर ऑफ मास हाई है और ये बेस जो है उसकी काफी ज्यादा नैरो है, तो वो स्टेबल नहीं होगा, वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। The diagram shows an L-shaped piece of card suspended freely from a pin at D. When the card is pushed, it swings and then comes to a stop in the position shown, at which point label point is the center of the mass of the card. तो जब ये रोटेट कर जाएगा तो ये कुछ इस तरह से फॉल कर जाएगा, और पॉइंट डी वो पॉइंट होगा जहां पे इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो एग्जिस्ट करेगा। 5 identical bags of rice are balanced on uniform beam by an object of 10 kg. तो 10 kg के साथ 5 bags of rice है, तो it means 1 bag of rice equal to 2 kg. 2 more identical bags of rice are added. तो टोटल कितने हो जाएंगे, 7 bags हो जाएंगे, जो कि हमने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। The average positions of the bag on the beam does not change. What mass now balances the bags? तो कितना mass हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा, 14 kg रखना पड़ेगा। The diagram shows an unbalanced road. Two loads X and Y can be moved along the road.
द रोड टर्न्स इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज शोन, विच एक्शन कुड मेक द रोड बैलेंस। ये रोड जो है हमारे पास बैलेंस नहीं है क्योंकि मूवमेंट जो है वो टुवर्ड दिस साइड है और ये इस साइड को मूव करता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर तो हम इस पिवट पॉइंट को राइट साइड पे लेकर जाएं, उससे क्या होगा कि जो इसका सेंटर ऑफ, जो इसका मोमेंट ऑफ फोर्स होगा वो इंक्रीज कर जाएगा और ये बैलेंस हो जाएगा। तो हम इसमें कहते हैं मूविंग एक्स टू द लेफ्ट, मूविंग एक्स टू द राइट, मूविंग वाई टू द राइट। हाँ, वाई को अगर हम राइट साइड पे लेकर जाएं, मूविंग द पिवट टू द लेफ्ट, पिवट को हमें लेकर जाना है क्योंकि मूवमेंट इस साइड पे है, पिवट राइट साइड पे लेकर जाना है। मूविंग एक्स टू द राइट, एक्स को ही राइट साइड पे लेकर चले जाएं, तो उससे क्या होगा, ये जो डी है ये इंक्रीज हो जाएगा। जब ये डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इसका मूवमेंट इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से ये जो मूवमेंट हो रही है वो स्टॉप हो जाएगी। द डायग्राम शोज अ बैलेंस यूजिंग being used to find the weight of a baby. The weight of the basket can be ignored. At equilibrium, the pivot is near to 40 Newton, balancing the weight then to the baby. So इसमें बेबी का वेट भी है और बास्केट का वेट भी है और ये बैलेंस हो चुका है। ये इंडिकेट करता है कि इन दोनों का जो वेट है इट इज इक्वल टू 40, और यहाँ पे हमें सिर्फ बेबी का वेट बताना है। ये तो दो चीज़ों का है, बेबी और बास्केट का, तो बेबी का जो वेट होगा दैट मस्ट बी लेस देन 40 न्यूटन। The diagram shows four objects on a flat surface. The center of mass of each object is marked M. Which object is about to fall over? कौन सा है जो जल्दी गिर जाएगा? तो जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई होगा, तो सेंटर ऑफ मैस हाई किसका है? ये वाला जो है जल्दी फॉल कर जाएगा क्योंकि इसको बहुत कम फोर्स चाहिए होगी। सॉरी, ये नहीं होगा, हमारे पास सी इसका करेक्ट होगा, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा हाई है और ये कुछ इस तरह से लगेगा। बेस के अकॉर्डिंग हम इसको देखें तो ये ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो इसका सी पार्ट ही होगा, डी गलत हो जाएगा। द डायग्राम शोज अ यूनिफॉर्म बीम being used as a balance. The beam is pivoted at its center. A 1 Newton weight is attached to one end of the beam. An empty pan weighing 0.2 Newton is attached to the other end of the beam. So how many 0.1 Newton weight must be placed in on the pan in order to balance the beam? इधर 1 न्यूटन है, यहाँ पे 0.2 है, तो 0.8 न्यूटन जो है वो हमें करना पड़ेगा। तो टोटल 8 बैग जो है यहाँ पे हमें प्लेस करना पड़ेंगे। On a heavy beam rests on two supports. The diagram shows the only three forces F1, F2 and F3 acting on the beam. The beam is in equilibrium. Which statement is correct? तो F3 जो है वो सेंटर में एक्ट करती है। All the forces are equal in size. The resultant force on the beam is in opposite direction. The resultant force on the beam is zero and the resultant turning effect on the beam is zero. अब हम ये यहाँ पे इस थर्ड ऑप्शन को रिलाई करेंगे क्योंकि ये इक्विलिब्रियम के अंदर है, और इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ फोर्सेज जो है वो जीरो की इक्वल होना चाहिए, और जो सम ऑफ टॉर्क है या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है इट मस्ट बी जीरो। तो इक्विलिब्रियम की हमेशा से ये दो कंडीशन होती हैं, सम ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन दैट object must be zero and the sum of total moment yani clockwise movement and anti-clockwise movement must be equal to zero. The diagram shows four solid cones. The center of mass of each cone is marked by point label M. Which cone is the most stable? सबसे ज़्यादा stable cone है जिसकी base wider होगी और center of mass lower होगा, that is our point D. A heavy beam rests on two support. The diagram shows ये फिर से repeat हो गया। A heavy truck on wheels has a platform attached to it. A man stands on the platform. The truck does not fall over. Which position A, B, C or D could be the center of mass of the whole system? तो center of mass of whole system कौन सा होगा? ये हमारे पास D हो जाएगा। फर्दर P2 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। Okay, on figure 4.1 shows a top view of a tourist vehicle in a game park and two elephants pushing against the vehicle. The forces indicated are at right angle to each other, 6 kilonewton and 4 kilonewton. In the space below, तो हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कहेंगे 1 किलो न्यूटन, तो हमारे पास 4 किलो न्यूटन को हम ड्रॉ करेंगे 4 सेंटीमीटर से। इस तरफ जो फोर्स लग रही है दैट इज 6 किलो न्यूटन, जो कि इक्वल होगी 6 सेंटीमीटर के। तो हम अपना पैरेललोग्राम मेथड जो है वो अप्लाई करेंगे, इसी के बिल्कुल पैरेलल फोर्स यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी और इसकी पैरेलल फोर्स जो है वो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे। तो एक डायगोनल पॉइंट को दूसरे डायगोनल पॉइंट से जब हम मैच करते हैं तो इससे हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स निकल आएगी।
उसको हम स्केल से मेजर कर सकते हैं, तो ये काफ़ी आपके लिए ईजी हो जाएगा। On figure 4.2 shows another elephant pushing horizontally against a vehicle with a force of 11 kN at a distance of 1.8 meter above the ground. Point M is the center of mass of the vehicle. Calculate the moment about point A of the force exerted by the elephant. So हमें मोमेंट को फाइंड आउट करना है। अब इस केस में अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें, काफ़ी कंफ्यूजिंग है। सेंटर ऑफ मैस यहाँ पर है, तो ये जो फोर्स है ये टुवर्ड दिस साइड लग रही है। अब मैंने आपको कहा था कि जब भी हमने मोमेंट को कैलकुलेट करना है, उसके लिए जो डिस्टेंस लिया जाता है दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर। सो हमारे पास इसके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस बनता है दैट इज 1.8 11 किलो न्यूटन इंटू 1.8 करेंगे तो हमारे पास मोमेंट कैलकुलेट हो जाएगा। द mass of the vehicle is 1900 kg and it does not slide when pushed by the elephant. Determine whether the elephant tips the vehicle over. Show your working. तो इसका जो mass है दैट इज 1900 और mass जो है वो हमेशा सेंटर यहाँ से डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। तो अगर हम इसको पॉइंट ए के अकॉर्डिंगली देखें, क्योंकि पॉइंट ए यहाँ पे उसका पिवट पॉइंट बन जाता है, क्योंकि वो फोर्स लगाने के लिए एलिफेंट जब आएगा 1900 इंटू 1.25 करेंगे, इसका जो आंसर आएगा उसको हम कंपेयर करें इसके मूवमेंट के साथ। अगर तो ये ज़्यादा वैल्यू दे, इट मीन्स ये गाड़ी जो है वो यहीं पे रहेगी। अगर हमारे पास जो इनिशियली हमने पार्ट 1 में आंसर निकाला होगा, अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा आ जाती है तो उस केस में हमारे पास ये एलिफेंट जो है वो उसको टॉपल करने में कामयाब हो जाएगा। An object is in equilibrium when both the resultant force and moment of force on the object are zero. Figure 3.1 shows a ladder AB and A of the ladder rest against a vertical wall and B rest on the rough ground. Figure 3.1 shows two of the forces acting on the ladder. The only force on the ladder A at A is F, which act at right angle to the wall. The weight of the ladder is 240 Newton, acting at the center of the mass of the ladder. Calculate the moment of the weight of the ladder about point P. So point P के अकॉर्डिंग हमने इसका वेट फाइंड आउट करना है। वेट का जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा 240 इंटू 1.2 कर दें, क्योंकि इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस बनता है दैट इज 1.2। सो इससे मोमेंट कैलकुलेट हो जाएगा। राइट एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एफ फॉर द मोमेंट ऑफ एफ अबाउट पॉइंट बी। तो पॉइंट बी से उसका जो डिस्टेंस होगा, पॉइंट बी से अगर हम इस फोर्स को देखें, जो वर्टिकल इसकी डिस्टेंस बनता है दैट इज 3.2 एफ इंटू 3.2, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। सो इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है आपको आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ कंफ्यूजिंग लग रही है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर, जो मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।